नमस्कार दोस्तों। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ाना शुरू किया था अलग अलग वर्कशॉप में, क्लासेस में और कुछ इंस्टीट्यूट में। तो मैंने जो है अपने विद्यार्थियों के लिए ये पीपीटी बनाई थी, ये प्रेजेंटेशन बनाया था और बहुत साल तक ये प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करके मैं फ़ोटोग्राफ़ी का बेसिक पढ़ाया करता था। बाद में ये बहुत लोकप्रिय हुआ। हमारे बहुत सारे मित्र फ़ोटोग्राफ़र अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये पीपीटी इस्तेमाल करते रहे, उनको भी मैंने दिया। फिर मैंने सोचा कि मोबाइल की फ़ोटोग्राफ़ी जिस तरह से बढ़ने लगी, हम सारे लोग मोबाइल से फ़ोटो निकालने लगे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान जो है यूट्यूब से गायब हो गया। तो अगर आप मोबाइल से भी फ़ोटो निकालते हैं तो आपको ये जान के मज़ा आएगा कि फ़ोटोग्राफ़ी में पहले हम लोग क्या सीखते थे, क्या पढ़ते थे। दोस्तों, ये फ़ोटोग्राफ देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। क्या ये फ़ोटोग्राफ आपने पहले कभी देखा है? और अगर नहीं देखा है तो और भी ध्यान से देखिए। इस फ़ोटोग्राफ में आपको क्या दिखता है? जब हम लोग फ़ोटोग्राफ अपने मोबाइल पे देखते हैं तो उसको स्वाइप करते जाते हैं। ज़्यादातर हम 1 सेकंड तक भी फ़ोटोग्राफ नहीं देखते और कई बार तो पलट के वो फ़ोटोग्राफ हम लोग जीवन में कभी नहीं देखते। लेकिन ये दोस्तों, ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीर 1826 में निकाली गई थी और इसको पहली तस्वीर कहा जाता है, माना जाता है। इसको निकाला था फ्रेंच इन्वेस्टर जोसेफ निकफोरे ने, जिसने कैमरा ऑब्सक्योरा का इस्तेमाल करके, अब कैमरा ऑब्सक्योरा क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ये फ़ोटोग्राफ निकाला था और तब इसको हेलीग्राफी का नाम दिया था। तो एक बार और आप ध्यान से देखिए इस फ़ोटोग्राफ को। पहली बार इमेज को फिक्स करने की कोशिश की गई थी केमिकली। तो फोटोग्राफी में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व थे, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों इस्तेमाल होते थे और इस तरह से ये पहली तस्वीर जो है खींची गई थी। लेकिन ये तस्वीर अचानक नहीं खींच ली गई थी, इसके पीछे बहुत संघर्ष था लोगों का, बहुत एक्सपेरिमेंट थे, बहुत बार लोग जो है असफल भी हुए। आइए ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर देखते हैं और ये तस्वीर भी बहुत ध्यान से देखिए आप। ये जो है सिपिया टोन में तस्वीर है और यह तस्वीर किसी भी इंसान की पोज करके ली गई पहली तस्वीर है। पहली बार जो है किसी इंसान को कैमरे के सामने खड़ा किया गया और कहा गया कि आइए आपकी हम एक फ़ोटो खींचते हैं, और वो आदमी वहाँ खड़ा हुआ और उसके सामने वो कैमरा रखा गया, जिस कैमरे का आकार आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। तो वो कैमरा रखा गया और उसकी एक तस्वीर निकाली गई। तो इसको कहते हैं कि इंटेंशनली निकाली गई। इसको बोला गया कि हाँ आप आइए, आप खड़े हो जाइए और हम यहाँ कैमरा रखेंगे और हम ऐसे खींचेंगे फ़ोटो। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि ये एक कोच का ड्राइवर है जो हाँकता है इस घोड़ा गाड़ी को, और उस वक्त जो है ये बहुत कॉमन था, बहुत साधारणतः जो है लोग आने जाने के लिए ऐसी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। The year this photograph was taken was the year that New Zealand became the British colony, that Queen Victoria married Prince Albert, and the year that the world's first postage stamp was created. The photograph was taken by William Henry Fox Talbot, the inventor of the negative positive photographic process. तो ये जो है विलियम हेनरी
फॉक्स तालबोट की खींची हुई फोटोग्राफ है, पिक्चर है, जिसने जो है ये प्रोसेस इन्वेंट किया था कि कैसे पहले नेगेटिव बनाया जाए और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाए। तो आपको शायद पता नहीं होगा, जब हम अपने बचपन में फ़ोटोग्राफी सीख रहे थे बहुत साल पहले, तो जो फिल्म कैमरा हम लोग यूज़ करते थे, फिल्म कैमरे में जो है 2 तरह के फिल्म कैमरे आते थे। तो एक में जो है 12 तस्वीरें आती थी, उसको 120 रोल कहा जाता था, और दूसरे में 35 mm की रोल होती थी, जिसमें एक रोल में 36 फ़ोटो आते थे। ऑन अ समर डे इन 1827, जोसेफ निस्फोरे मेड द फर्स्ट फोटोग्राफिक इमेज with a camera obscura. Prior to Nisfe, people just used the camera obscura for viewing or drawing. ये जो है 1827 में जोसेफ जी ने जो है ये पहला इमेज बनाया था कैमरा ऑब्स्क्योरा का इस्तेमाल करके। दोस्तों, कैमरा ऑब्स्क्योरा जो है एक कैमरे का मतलब होता है एक अंधेरा कमरा। तो कैमरा ऑब्स्क्योरा एक कमरा होता था, और जिसमें खिड़की की जगह जो है लेंस लगाया जाता था बाद में, और उसकी जो इमेज है वो बनती थी पीछे दीवार पे अंदर, और फिर जो है उस बड़ी इमेज को देख के लोग ड्राइंग करते थे। बाहर जो भी सीन होता था उसकी उल्टी इमेज जब दीवार पे बनती थी तो उसको लोग ड्राइंग करते थे। इसकी शुरुआत हुई थी कैमरा ऑब्स्क्योरा से, और बाद में जो है कैमरा ऑब्स्क्योरा जो है वो घोड़े गाड़ी में तब्दील कर दी गई कि लोग घोड़े गाड़ी को हाँक के ले जाते थे और उसके अंदर बैठ के जो इमेज बनती थी उसको पेंसिल से ड्रॉ करते थे, और कैमरा ऑब्स्क्योरा का इस्तेमाल इस तरह हुआ। तो कैमरा ऑब्स्क्योरा का एक मिनी फॉर्मेट जो है वो पिन होल कैमरा है। आप कोई भी डिब्बा लीजिए और डिब्बे के पेंदी में बॉटम में आप एक छोटा सा छेद कर दीजिए बीचों बीच, और डिब्बे के ढक्कन की तरफ एक कागज़ लगा दीजिए और कागज़ पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। अब आप जाके एक कमरे में बैठिए जिसमें आप बाहर की इमेज जो है उस कागज़ पर देख सकते हैं। इसको पिन होल कैमरा कहते हैं। इस पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं बाद में पिन होल कैमरा के साथ, कि जो उन लोगों ने एक ऐसे ही डिब्बे के पीछे जो है उन्होंने कागज़ की जगह फिल्म रख दिया, और उस तरह से ये पिन होल कैमरा का ये फ़ोटोग्राफ जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पिन होल कैमरा से निकाला गया। लेकिन ये ओल्ड बार्न कैमरा है जिसमें फिल्म का साइज़ जो है वो 4x5 इंच है, और इसके लिए कैमरे का शटर जो है 20 सेकंड तक खोल के रखा गया था, क्योंकि फिल्म बहुत स्लो थी और उसके लिए पूरी लाइट आने के लिए जो समय था वो 20 सेकंड का था। 20 सेकंड का समय जो है बहुत अधिक होता है, और इसका एपर्चर जो है, जो छेद था वो बहुत छोटा था। उसकी साइज़ जो है f135 थी। क्या होता है कि जब हम फ़ोटोग्राफ़ी सीखते थे उस ज़माने में, 1979 में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, तो सबसे पहली ज़रूरत होती थी कि आप लाइट को कैसे नापते हैं, प्रकाश को कैसे समझते हैं कि अभी जो आप फ़ोटो खींचने वाले हैं, क्लिक करने वाले हैं, उसमें कितना एक्सपोज़र होगा। दोस्तों, उस एक्सपोज़र को समझने के बिना जो है फ़ोटोग्राफ़ी उन दिनों मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उस समय के जो कैमरे थे उसमें एक्सपोज़र मीटर नहीं हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे कैमरों में एक्सपोज़र मीटर आया और उस लाइट को नापने की एक व्यवस्था हुई, लेकिन इसके बावजूद इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रकाश है उसको कैसे आप समझें कि जो है कितना प्रकाश आ रहा है तो क्या एक्सपोज़र रखा जाए। इसको हम एक इस प्रोसेस में आगे देखेंगे। दोस्तों ये फ़ोटोग्राफ जो है मैंने बाद में इंटरनेट से लिया है। ये मेरी ही खींची हुई तस्वीर है, और इस
तरह की पुरानी तस्वीरों में आपको ये वाटरमार्क देखने को मिलेगा, जो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें बिना वाटरमार्क के अभी हमारे पास उपलब्ध ही नहीं हैं, क्योंकि बीच में डिजिटल एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें वो जो है आपके हार्ड डिस्क से तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बहरहाल ये फ़ोटोग्राफ जो है तो फिल्म पे क्लिक किया हुआ फ़ोटोग्राफ है, बहुत पुराना फ़ोटोग्राफ है। और इसमें जो है इस फ़ोटो को देखकर आपको सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है? क्या इस फ़ोटोग्राफ को देखने के बाद सबसे पहले आप जो चीज़ नोटिस करते हैं वो है प्रकाश, लाइट। दोस्तों, पेड़ों से प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें छन के नीचे आ रही हैं। ये बड़ा खूबसूरत दृश्य था जिसको मैंने मुंबई के एक गोरेगांव नाम के इलाके में सुबह सुबह क्लिक किया था। तो फोटोग्राफी जो है वो बिना प्रकाश के मुमकिन नहीं है, ऐसा ज़्यादातर हम मान सकते हैं। अभी तो मामला काफ़ी आगे निकल गया है, इंफ्रारेड आ गया, नाइट विज़न आ गया, लेकिन जो प्राइमरी फ़ोटोग्राफी है वो प्रकाश के बिना संभव नहीं है और इसीलिए इसको फ़ोटोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, ये प्रकाश यानी फ़ोटो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट, और द वर्ड फोटोग्राफी डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक एंड इट मीन्स लाइट राइटिंग। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है लाइट राइटिंग, प्रकाश से लिखना। दोस्तों, ये तस्वीर जो है डिजिटल कैमरा आने के बाद क्लिक की थी मैंने, और उस दिन मुझे याद है दिवाली का दिन था और मैंने सोचा कि प्रकाश की तस्वीर बनाते हैं। तो प्रकाश की तस्वीर बनाने के लिए मैंने जो है इस मोमबत्ती का इस्तेमाल किया, और मोमबत्ती की लौ में जो एक लचक है वो इस फ़ोटोग्राफ को स्पेशल बनाती है मेरे लिए। और प्रकाश, चूँकि प्रकाश के बिना फ़ोटोग्राफी संभव नहीं है एक तरह से, मैं बार बार ये कहूँगा कि एक तरह से, क्योंकि बाद में दूसरी चीज़ें हैं जिनसे फ़ोटोग्राफ बनाया जा सकता है। उन दिनों जब हम फिल्म पे फ़ोटोग्राफी करते थे तो इस तरह की फ़ोटो निकालना बहुत आसान नहीं होता था, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट का रेशियो है वो बिल्कुल अलग होता था। डिजिटल होने के बाद और अभी तो मोबाइल आने के बाद और मॉडर्न डिजिटल कैमरे आने के बाद अब तो लगभग बिना प्रकाश के, जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं होती, वहाँ भी हम फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात प्रकाश की कर रहे थे कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट वी कैन सी। मतलब जो प्रकाश होता है उसमें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के जो वेवलेंथ होती है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, अपनी नंगी आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हम देख सकते हैं। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम अपने कैमरे के ज़रिए क्लिक करते हैं और उससे जो है एक प्रतिबिंब बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। और फोटोग्राफी जो है वो क्या है? फोटोग्राफी इज़ राइटिंग विथ लाइट। दोस्तों, ये तस्वीर मैंने दिवाली के दिन शूट की थी। बहुत फायर क्रैकर्स बहुत चल रहे थे और मैंने जो है स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल किया है और फायर क्रैकर का इस्तेमाल किया है। ये भी फ़ोटोग्राफ जो है हमने डिजिटल पे शूट किया था। इसके पहले जो हमने फायर क्रैकर शूट करने की कोशिश की थी, वो डिजिटल आने के बाद वो सारे फायर क्रैकर की पिक्चर अब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, लेकिन ये फ़ोटोग्राफ इस बात को बताने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, सेलेक्ट किया है कि फ़ोटोग्राफी जो है वो राइटिंग विथ लाइट है। तो आगे बढ़ते हैं कि फ़ोटोग्राफी क्या है, फ़ोटोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफी इज़ द प्रोसेस, एक्टिविटी एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्टिल और मूविंग इमेजेस by recording,
radiation on a sensitive medium such as photographic film or electronic chip. फोटोग्राफी एक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है और कला भी है, जिससे आप चलती फिरती तस्वीरें भी खींच सकते हैं और रुकी हुई तस्वीरें भी खींच सकते हैं, फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं। इसके लिए आप या तो फोटोग्राफी की फिल्म इस्तेमाल करते हैं या आप अब एक इलेक्ट्रॉनिक चिप इस्तेमाल करते हैं। The word photograph was coined in 1839 by Sir John Herschel. Is based on the Greek word means representation by meaning of lines or drawing. Together meaning drawing with light. आगे चलते हैं। जो फोटोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो है कैमरा। तो कैमरा है क्या? कैमरे की परिभाषा, कैमरा इज़ अ ब्लैक चैम्बर इन विच द इमेज कैन बी कैप्चर्ड। कैमरा एक अंधेरा कमरा है, एक अंधेरी सी जगह है जिसके अंदर वो प्रतिबिंब खींचा जा सकता है। In the beginning, it was a big room where painters could sit and draw the image on the wall. पहले जो है कैमरा एक अंधेरा कमरा होता था जिसमें पेंटर बैठ के बाहर से आती हुई लाइट का जो प्रतिबिंब दीवार पर बनता था वहाँ अपना कैनवस रख देते थे और उस पर चित्र बनाते थे। धीरे धीरे वो कैमरे का आकार जो है वो छोटा होता गया और छोटा होते 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 वो इतना छोटा हो गया कि वो एक मोबाइल फ़ोन में आ गया और उसमें जगह तो बिल्कुल बची ही नहीं। तो मैंने पहले एक कैमरा ऑब्सक्योरा की बात की थी, तो वो बेसिक कैमरा होता है, कैमरा ऑब्सक्योरा। इफ़ यू सिट in a darkened room which has a small hole through which light can enter, say from a brightly lit garden, an image will be seen on opposite wall. Some 1000 years ago, some artists noticed this phenomena which is the base of all the cameras. तो लगभग 1000 साल पहले कुछ चित्रकारों ने, कलाकारों ने देखा कि अगर वो अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो बाहर का जो चित्र है, बाहर का चित्र है वो अंधेरे बंद कमरे में खिड़कियों से जो थोड़ी सी रोशनी आ रही है उससे बन जाता है। और वहाँ से इसको सबसे पहले 1000 साल पहले लगभग देखा गया और उसको धीरे धीरे विकसित किया गया। उसके बाद ये पिन होल कैमरा बना। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पिन होल कैमरे की तस्वीर है जिसमें ये कैमरा है और ये नीचे इमेज है और ये कैमरा है, ये जो है चारों ओर से उसको कपड़े से ढक के बनाया गया है। तो इफ़ यू टेक अ स्मॉल बॉक्स, कैमरा क्या होता है उसको बताने की कोशिश किया है इस डायग्राम में। इफ़ यू टेक अ स्मॉल बॉक्स, मेक अ स्मॉल होल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड पुट अ ऑयली पेपर टू सी द प्रोजेक्शन, इट इज़ कॉल्ड पिन होल कैमरा। इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने की कि किस तरह से एक डिब्बे में अगर आप उसके बॉटम में एक छेद कर दें और उसके ढक्कन की तरफ एक कागज़ रख दें और उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें, तो आप अगर अंधेरी साइड में बैठेंगे तो बाहर अगर और खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करेंगे तो खिड़की के बाहर जो भी बिल्डिंग वगैरह होगी, पेड़ वगैरह होगा, वो आप उसका उल्टा प्रतिबिंब अपने उस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं पिन होल कैमरा। दोस्तों ये कैमरे जो है बहुत तरह के थे। ये जब फिल्म कैमरे, इसको फील्ड कैमरा, 4x5 इंच का सिनार कैमरा, 120 रोल कैमरा, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, 35 mm कैमरा, 35 mm सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा और 110 पॉकेट कैमरा, इतने तरह के कैमरे जो है बने, प्रचलित हुए, कमर्शियली सक्सेसफुल हुए और प्रोफेशनल से लेके शौकिया फ़ोटोग्राफी के चाहने वालों ने इसका इस्तेमाल किया इतने सालों तक,
जब तक डिजिटल कैमरा नहीं आया था। तो ये बहुत सारे कैमरे देखिए, ये जो है ये ट्विन लेंस कैमरा है, जिसमें जो आप इमेज देखते हैं ये ऊपर वाली लेंस से दिखाई पड़ता है, और ये नीचे वाला जो बड़ा वाला लेंस है इससे जो है फिल्म के ऊपर इमेज बनती है। तो इस तरह से अलग अलग कैमरे हैं जो मैं इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो है ये निकॉन का सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। यही जो मॉडल है, यही जो स्टाइल है, ये जो डिज़ाइन है, यही बाद में डिजिटल में कन्वर्ट हुआ। तो पीछे ये जो फिल्म आप देख रहे हैं, पीछे ये फिल्म होती थी, वहाँ पर जो है वो चिप लगा दी गई, और इस तरह से यही डिजिटल जो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा था SLR जिसको कहते थे, वो बाद में DSLR बन गया, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा बन गया। दोस्तों आगे जो है बढ़ते हैं अपने इस फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल में, और आज के ज़माने में अगर आप बड़ा कैमरा यूज़ करते हैं जिसमें आप ऐसे आँख से लगा के देखते हैं, उसमें लेंस बड़ा सा लगा हुआ है, ऐसा कुछ कैमरा अगर देखते हैं तो उसमें जो है एपर्चर होता है। तो प्रकाश को कैमरे में कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे पास वो जो इमेज बनती है, उस इमेज पर हमारा कंट्रोल कैसा होगा, उस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए हमने इसको 4 हिस्सों में देखेंगे कि इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। चारों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही जो है आपकी इमेज बनती है। और जैसा जब आप बड़ा कैमरा यूज़ करते हैं तो इन चारों पर आपका कंट्रोल जो है अच्छा होता है, तो आप अलग अलग परिस्थितियों में तस्वीरें निकाल सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग फिल्म पे फोटोग्राफी किया करते थे तो फ़ोटो नहीं भी आती थी कि आपने फिल्म देखा, क्लिक किया और बाद में वो फ़ोटो नहीं आई मतलब उसका एक्सपोजर गड़बड़ हो गया, या जब वो केमिकली डेवलप किया जा रहा था तो वो डेवलपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ केमिकल एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी फिल्म एकदम ब्लैंक आ जाएगी और आपके पास एक भी तस्वीर नहीं आएगी। या आपने कैमरा प्रकाश में खोल दिया तो पूरी लाइट से पूरी फिल्म एक्सपोज हो गई और फिर आपको एक भी तस्वीर नहीं मिली। कई बार हमें याद नहीं होता था कि अंदर फिल्म है कि नहीं है, और आपने गलती से कैमरा खोल दिया तो पहले से जो हमने तस्वीरें शूट की होती हैं वो गायब हो जाती, उड़ जाती हैं। खैर आगे वो एक्सीडेंट्स जो है अभी भी होते हैं, लेकिन अब वो कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क उड़ जाती है, गायब हो जाती है। आप जीमेल पर आपने फ़ोटो रखा हुआ है और आप पासवर्ड भूल जाते हैं, या आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके गूगल फ़ोटोज़ फिर आप दोबारा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। वो तो जीवन तो जो है दुर्घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। दुर्घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, और हम इंसानों को उन दुर्घटनाओं के बीच अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कि कैसे हम आगे जाते हैं। खैर यहाँ हम बात करेंगे एपर्चर की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एपर्चर इन फोटोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट इज रिफर टू साइज ऑफ द टाइनी होल इन द लेंस. This hole or aperture allows a certain opening and thus controls the amount of light to pass through lens to make an image. दोस्तों ये जो एपर्चर है उसको एक ब्लेड्स के जरिए बनाया जाता है, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको बड़ा किया जा सकता है और इसको छोटा किया जा सकता है। तो जब प्रकाश कम होगा तो हमें बड़ा एपर्चर खोलना पड़ेगा, और अगर प्रकाश ज़्यादा होगा तो हमको छोटा एपर्चर खोलना होगा। इस एपर्चर को हम खिड़की की तरह समझ सकते हैं कि अगर बाहर रोशनी कम है तो आप ज़्यादा खिड़की खोलेंगे, और अगर बाहर रोशनी बहुत अधिक है तो आप छोटी खिड़की खोलेंगे, कम खिड़की खोलेंगे, ताकि उस प्रकाश की जो मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। इसको
ये देखिए, ये लेंस के अंदर ये अपर्चर इस तरह से काम करता है कि ये वाइड अपर्चर पिंटेक्स 1.7 है, जो 1.7 इसकी मैक्सिमम जो सबसे बड़ी छेद है वो 1.7 है, और इसको जो है कम किया जाएगा, और जैसे जैसे ये कम किया होता जाएगा इसकी जो है इसका नंबर बदल जाएगा। तो ये 1.7 का 50 mm लेंस है, जो कि इस वक्त 2.8 अपर्चर इसका खुला हुआ है। वाइड अपर्चर ऑफ पिंटेक्स 1.7 50 mm लेंस सेट एट f2.8। तो इसको हम अभी ठीक से समझेंगे कि वही लेंस में अभी ये नैरो अपर्चर है, छोटा अपर्चर है, जो कि f16 है। तो ये जो अपर्चर है ये आप देख सकते हैं कि छोटा है, और f1.7 जो है इसका मैक्सिमम अपर्चर है। अगर पूरा खोलेंगे तो 1.7 होगा, लेकिन ये इस वक्त जो है f16 पे है, और आप ये देख सकते हैं कि f16 पर ये कैसे लेंस छोटा है और 2.8 पे इसकी साइज़ बड़ी है। तो 2.8 और f16, तो इसको जो है एक इसका पैमाना है, इसका एक हिसाब है कि इसको कैसे नापा जा सकता है। आइए एपर्चर को समझने की कोशिश करते हैं। एपर्चर allows the certain amount of light through opening of lens। एपर्चर क्या करता है कि आप लेंस की से आने वाली रोशनी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको नाप सकते हैं कि कितने चम्मच चीनी आप अपने चाय में लेते हैं। तो अगर आप जो है चीनी की मात्रा कम करना चाहते हैं तो चम्मच की साइज़ छोटी की जा सकती है, या चम्मच की मात्रा में जो चीनी की मात्रा है वो अगर उसको हम प्रकाश मान के चलें तो कितनी चीनी चाहिए आपको, ताकि एकदम परफेक्ट कहें आप चाय में चीनी जितनी चाहिए उतनी है, एकदम ठीक है। तो ये एक एपर्चर की श्रृंखला है। आप देखिए, जो सबसे बड़ा एपर्चर है वो सबसे बड़ा है, उसका नंबर जो है वो सबसे छोटा होता है। ये जो है उल्टा है। तो ये देखिए, जो सबसे बड़ा है ये 1.0 है, 1.0 ये सबसे बड़ा वाला है, और जो सबसे छोटा है, एकदम छोटा आप देख रहे हैं, ये जो है 32 है, 32 है। तो ये आप समझिए कि इसका इसका सिस्टम है कि जो सबसे छोटा होगा, एक उसका कैलकुलेशन है कि 1 से लेके 32 के बीच जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं। जो सबसे छोटा है वो 32 है, और जो सबसे उसके बाद जो है 22 है। यानी 32 और 22 का जो रेशियो है वो 22 में अगर वो 1 चम्मच चीनी है तो 32 में वो आधी चम्मच चीनी हो जाती है। उसको ऐसे समझिए, बिल्कुल हाफ हो जाता है। तो इसी तरह 16 से आधा हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 से और भी आधा हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। ये जो 32 है ये सबसे छोटा है, और जो 1.0 है ये सबसे बड़ा है। तो इसके बीच का जो रिलेशन है कि 32 से 22 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? ये लगभग डबल होगा। मतलब 32 से जितनी रोशनी जो है अंदर आ रही है, 22 खोलने पर उससे दुगनी रोशनी अंदर आएगी। 16 खोलेंगे तो और भी ये 22 की दुगनी आएगी, 11 खोलेंगे तो और बढ़ेगा, 8 खोलेंगे तो और बढ़ेगा, और जो रेशियो है वो डबल होता जाएगा। तो 2.8, 2.4, 2.2, 2.1, 2.0 आते आते 1 तक आते आते जब तक एपर्चर पूरा खुलेगा वो 32 के मुकाबले उतने गुना बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए। आगे चलते हैं। एपर्चर को
एपर्चर से का इफ़ेक्ट क्या होता है फोटोग्राफी में, इसको समझते हैं कि अगर आपने f16 लगाया हुआ है तो प्रकाश कम होगा, क्योंकि एपर्चर जो है छोटा होगा। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो बड़ा नंबर है उसका एपर्चर छोटा होता है और जो छोटा नंबर है उसका एपर्चर बड़ा होता है, उसका छेद बड़ा होता है। ये बड़ी खिड़की और ये छोटी खिड़की। तो जब छोटी खिड़की होगी तो जो प्रकाश है वो कम होगा। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डार्क है, और जैसे जैसे हम एपर्चर की साइज़ जो है बड़ी करते जाते हैं वैसे वैसे इसमें रोशनी की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, और लास्ट में आते आते हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो गई, इसमें जो सफ़ेदी है वो बहुत बढ़ गई। इसका मतलब ये फ़ोटोग्राफ ठीक नहीं है। इसको हम फोटोग्राफी की भाषा में कहते हैं कि ये ओवर एक्सपोज हो गया, और जब ये छोटा अंधेरा सा रहता है तो उसको हम कहते थे कि अंडर एक्सपोज हो गया। तो एपर्चर से एक दूसरी चीज़ भी कंट्रोल होती है जिसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरा आगे का हाथ और ये पीछे का हाथ, तो जो पीछे का हाथ है और जो आगे का हाथ है उसके बीच में कितनी गहराई तक फोकस होगा। क्या मेरा आँख में फोकस करूँ तो हो सकता है मेरा कान आउट ऑफ फोकस हो जाए। ये जो गहराई है आँख और कान के बीच में, ये जो डेप्थ है, इसको डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। कि जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो कागज़ की लड़ियाँ लटकी हुई हैं, इसमें ये जो दूर लड़ी है वो आउट ऑफ फोकस है, जो कैमरे के ज़्यादा नज़दीक है वो भी आउट ऑफ फोकस है, और जो बीच की लड़ी है ये सिर्फ यही फोकस में है। तो इसको हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना फोकस में रखना है। हो सकता है आप चाहें कि नाक फोकस में रहे, आँख फोकस में रहे, लेकिन कान फोकस में नहीं रहे। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि मेरा चेहरा फोकस में है लेकिन बैकग्राउंड शायद उतना फोकस में नहीं होगा। तो इसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। इस डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? द स्मॉलर द नंबर द लेस ऑफ योर फोटो विल बी इन फोकस। स्मॉलर द नंबर नॉट द विंडो। तो कम चीज़ें फोकस में रहेंगी, और अगर 16 है, बड़ा नंबर है, तो ज़्यादा चीज़ें फोकस में रहेंगी। द स्मॉलर द नंबर द लेस ऑफ योर फोटो विल बी इन फोकस। इसको ऐसे देखिए कि अगर आप F16 कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटो में फोकस ज़्यादा रहेगा। मतलब मेरा ये हाथ भी फोकस में रहेगा और इसके पीछे भी दूर तक फोकस में रहेगा अगर हम F16 इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम 1.4 इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है हमारी आँख फोकस में हो लेकिन हमारे कान फोकस में नहीं हो। ये इतना माइन्यूट होता है, और इस एपर्चर से ही ये कंट्रोल किया जाता है कि आपके फोटोग्राफ में, जिसको हमने कहा कि डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी है। तो आप अपने फ़ोटोग्राफ में ये चूज़ कर सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आप के फ़ोटोग्राफ में कौन सी चीज़ फोकस में है और कौन सी चीज़ फोकस में नहीं है। तो दोस्तों, ये फ़ोटोग्राफ मैंने पेरिस में एफिल टावर का फ़ोटोग्राफ निकाला था। जब आप किसी ऐसी फेमस बिल्डिंग के सामने होते हैं जिसके आपने हज़ारों तस्वीरें खुद भी देखी हुई होती हैं, और हर दिन लाखों करोड़ों तस्वीरें इसकी इंटरनेट पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ वहाँ देख सकते हैं, तो कोई ऐसी तस्वीर निकालना बहुत मुश्किल होता है जो आपने पहले नहीं देखी हो। तो ये चैलेंज मेरे पास भी था कि एफिल टावर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप कैसी तस्वीर निकालना चाहेंगे। तो मैंने जो है कोशिश की थी कि ऐसी तस्वीर निकालूं जो हमने अभी तक नहीं देखी। तो हमने ये पेड़ों के बीच से एफिल टावर निकालने की कोशिश की थी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए कि द बिगर द नंबर मोर ऑफ योर फोटो विल बी इन फोकस, कि इसमें ये पेड़ जो है इसकी डालियाँ भी फोकस में हैं, ये भी फोकस में है, और एफिल टावर भी पूरा का पूरा फोकस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है बड़ा नंबर
वाला एपर्चर यूज़ करते हैं, यानी बड़ा नंबर वाला एपर्चर कौन सा हुआ, जो एपर्चर सबसे छोटा हुआ, जैसे F16 नंबर बड़ा है लेकिन एपर्चर छोटा है, और अगर F1.7 होगा तो वो नंबर छोटा है लेकिन एपर्चर जो है वो बड़ा होगा। तो आगे चलते हैं। स्टॉपिंग डाउन द एपर्चर और क्लोजिंग द ओपनिंग विल ब्लॉक मोर लाइट फ्रॉम इंटरिंग द कैमरा, यानी वो लार्ज F नंबर होगा। स्टॉपिंग द एपर्चर और ओपनिंग द एपर्चर विल अलाउ मोर लाइट इनटू द कैमरा, और अगर हम जो है कैमरे के एपर्चर को और ज़्यादा खोलते हैं, बड़ा करते हैं, तो जो है नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा। देयर इज रियली नो अदर वे टू पुट इट, इसको और किसी तरह से समझाना संभव नहीं है। इफ़ यू नीड मोर लाइट चूज ए स्मॉल नंबर, इफ़ यू नीड लेस लाइट चूज अ लार्ज नंबर। तो आगे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है वो है शटर। शटर जो जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो एपर्चर जो है, वो विंडो जो है वो कुछ समय के लिए खुलता है, कि जैसे आपने जब ये बंद है और आपने इसको खोला और फिर बंद किया, तो जितनी देर में ये खुला और बंद हुआ तो कितनी देर तक लाइट अंदर आती है, कितनी देर तक रोशनी अंदर आती है, उस टाइम को जो है हम शटर स्पीड के जरिए कंट्रोल करते हैं। और शटर जो है ये जो प्रक्रिया है फिल्म को एक्सपोज करने की, फ़ोटो को खींचने के लिए जो समय दिया जाता है, उसको जो है शटर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है द कैमरा शटर इज़ ऑलवेज क्लोज्ड अंटिल यू प्रेस द शटर। जब आप बटन दबाते हैं तब वो उतनी देर के लिए शटर जो है हटता है, उठता है, और उतनी देर के लिए प्रकाश को हम लोग अंदर कैप्चर करते हैं। दिस प्रिवेंट्स लाइट्स फ्रॉम इंटरिंग द कैमरा एंड हिटिंग द सेंसर अंटिल यू आर रेडी टू कैप्चर एन इमेज। तो ये जो शटर है वो इमेज को ऐसे बंद करके रखता है, और जब हम बटन दबाते हैं तो ये खुलता है और फिर बंद होता है। हमारे बचपन में जब हम लोग स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते थे तो कैमरा में ऐसे बड़ा सा सेटअप रहता था और उसके सामने जो है लाइट ऐसे लगी रहती थी, और हम जाके पोज दे के बैठ जाते थे, और फिर वो कहते थे कि अच्छा अभी हिलिएगा नहीं और ब्लिंक मत करिएगा। तो हम एकदम कैमरे की ओर ऐसे बैठ के देख रहे हैं, और वो इतना बड़ा सा कैमरे का ढक्कन होता था, वो उसी को ऐसे हटाता था और ऐसे वापस कैमरे में लगा देता था। तो इतना जो है इतना टाइम लगता था कि वैसे हटाता था, और उनका एक स्टाइल होता था कि कितनी देर के लिए उनको रोकना है, तो वो उस अदा के साथ उसको हटा के और वो एक्सपोज करते थे। लेकिन उस बीच अगर आप हिल गए तो आपकी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। तो अभी भी आप देखते होंगे कि कई बार आप पेड़ जो है वो तो अपनी जगह पे है, बिल्डिंग अपनी जगह पर है, लेकिन जो इंसान है वो हिले हुए आ गए, तो उसको जो है शटर स्पीड के जरिए जो है कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आप कोई फास्ट मूविंग चीज़ है, कोई तेज़ रफ्तार से चलने वाली चीज़ है, उसको अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, उसकी फ़ोटो निकालना चाहते हैं, तो आपको ये फास्ट शटर स्पीड जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी अब फास्ट शटर स्पीड क्या होती है, यानी चुटकियों में जल्दी से जल्दी वो कैमरे का लेंस जो है वो खुलेगा और बंद होगा, उसकी जो गति है वो बहुत तेज़ होगी। और जब स्लो शटर स्पीड मतलब वो धीरे से खुलेगा और धीरे से बंद होगा। तो ये जो ड्यूरेशन है वो मिनटों, सेकंडों और घंटों में भी हो सकती है। तो ये जो है एक ये जो खिलाड़ी है ये हवा में उठा, पानी से एक उछाल हुआ, और ये कुछ एक सेकंड का कुछ हिस्सा ही रहा होगा जब ये हवा में हुआ होगा, और उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। तो जिस वक्त वो वहाँ टंगा हुआ था उसी वक्त जो है वो कैमरे का लेंस खुला और उसने ये इमेज को पकड़ लिया। इसी तरह इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये स्लो शटर स्पीड है। स्लो शटर स्पीड में जो प्रकाश है वो प्रकाश जो पार्टिकल्स आतिशबाजी के उड़े होंगे वो
सुलगते हुए वो चिंगारी ट्रैवल कर रही है हवा में, और वो जो चिंगारी जो हवा में ट्रैवल कर रही है, चल रही है, उसके मूवमेंट से ये लाइनें बनी हैं। तो ये लाइनें जो है वो चिंगारी है, उस चिंगारी की जो यात्रा है हवा में, ये उसको दिखाती है। और इसके लिए आपको जो शटर स्पीड है वो जैसे पिछले वाले इमेज में अगर ऐसे होता है तो इसमें थोड़ा सा स्लो खुलेगा और बंद होगा। जो ये शटर है, ये शटर से जो है हम टाइम को कंट्रोल करते हैं कि शटर स्पीड इज एक्चुअली टाइम। इसको कई कैमरों में टीवी करके लिखा जाता है, इसको टाइम वैल्यू भी कहते हैं। तो शटर स्पीड इज टाइम, टाइम और ड्यूरेशन फॉर विच द शटर ओपन्स टू अलाउ द लाइट इनसाइड टू फॉर्म द इमेज। दिस ड्यूरेशन इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो अभी अब ये जो शटर खुला, ये कितनी देर के लिए खुला? ये 1 सेकेंड से बहुत कम होता है, 1 सेकेंड से बहुत कम होता है। इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो ये 1 सेकेंड है, यानी एक पूरा सेकेंड, और ये जो है ये आधा सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड का आधा सेकेंड बहुत होता है फोटोग्राफी के लिए। 1 सेकेंड की तस्वीर में हो सकता है कि आँख के मूवमेंट ऐसे हो जाए, आँख शार्प नहीं आए। तो 1 सेकेंड और आधा सेकेंड, और ये है 1 सेकेंड का 4000वां हिस्सा। 1 सेकेंड का 1/4000 सेकेंड। ये जो सारे नंबर हैं ये 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/25, ये एक दूसरे से आधे होते जाते हैं। जैसे ये 1 का सेकेंड से आधा हुआ, वैसे ये 125, ये 1/125 का आधा 1/250, फिर इसका आधा 1/500, फिर इसका आधा 1/1000। तो जो 1/1000, 1/2000 और 1/4000 की जो शटर स्पीड है, ये बहुत ही तेज़ होती है। जैसे फाइटर जेट की तस्वीर आपको निकालनी है और हवाई जहाज इधर से आया और उधर गया, और इस बीच आपने 1/4000 सेकेंड पे जो है क्लिक किया। कई बार ऐसा होता है कि आप शिप पे हैं, आप नाव में हैं, या आप चलती गाड़ी में हैं, तब भी आपको फास्ट शटर स्पीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका कैमरा, आपकी व्हीकल चल रही है, और अगर आप जो है वहाँ पे ये स्लो शटर स्पीड यूज़ करेंगे तो फिर फ़ोटो फोकस में नहीं आएगी, साफ नहीं आएगी। तो ये जो टाइम वैल्यू है और ये जो एपर्चर है, इसका कॉम्बिनेशन जब होता है तब जो है तस्वीर बनती है। तो कितना एपर्चर रखा जाए और कितना शटर स्पीड रखा जाए। दोस्तों, शुरू में ही हमने बताया कि जो है आपको एक्सपोजर जो है पहले रीड करना होता था, आपको लाइट की स्टडी करनी होती थी। तो हम लोग जब फ़ोटो निकालने के लिए जाते थे, हमारे प्रोफेसर DL बोहरा थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनके साथ बहुत बार बनारस के घाटों पे जाके तस्वीरें निकालने का मौका मिला उन दिनों। तो वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले ये कहते थे कि बताओ क्या एक्सपोजर होगा। तो हम लोग अपने आँख को ऐसे छोटा करके स्क्विंट करके देखते थे, फिर कुछ बोलते थे, फिर सर जो है देखते थे, और फिर वो बताते थे कि नहीं ये इतना ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक गेसिंग गेम होता था, और फिर जो है धीरे धीरे करके जो फोटोग्राफ़र होता था उसकी आँख को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि इस वक्त कितनी लाइट है। अभी तो बहुत एडवांस लाइट मीटर आए हुए हैं जिससे जो है आप एकदम सारी चीज़ें नाप सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में आपको आँखों से समझना पड़ता था। और आप जो फिल्म प्रोसेस करने वाले हैं, अपनी प्रोसेसिंग को ध्यान में रख के आपको अपना एक्सपोजर डिसाइड करना पड़ता था कि अभी जो हम फिल्म खींच रहे हैं वो कितनी देर हम प्रोसेस करेंगे, इस फिल्म की अपनी स्पीड क्या है। इन सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता था कि एक्सपोजर क्या होगा। तो अभी हमने एक्सपोजर के सिर्फ 2 कंपोनेंट देखे हैं, और वो कंपोनेंट हैं एपर्चर और शटर स्पीड। दोस्तों, ये तस्वीर जो है एक पेरिस की गैलरी में मैंने शूट की थी, जो एक स्कल्पचर की है, और ये पूरा स्कल्पचर जो है सफ़ेद रंग के शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। तो ये जो है इसमें जो सफ़ेद है वो एकदम ठीक सफ़ेद नहीं है, ये देखने में ही थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, डार्क लग रहा है। तो इसको हम
फोटोग्राफी की भाषा में कहते हैं कि ये अंडर एक्सपोज्ड है। और ये इसमें वो ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ गई तो इसको हम फोटोग्राफी की भाषा में कहते हैं कि ये ओवर एक्सपोज्ड है। तो ये जो है अंडर एक्सपोज और ये ओवर एक्सपोज। तो फिर सही एक्सपोजर क्या होगा? ये अगर अंडर एक्सपोज है और ये ओवर एक्सपोज है तो सही जो एक्सपोजर होगा वो इनके बीच में कहीं होगा। और ये जो है इस चित्र के हिसाब से ये सही एक्सपोजर है, क्योंकि इसमें ना ये ज़्यादा सफ़ेद है ना ज़्यादा काला है। ये वो आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि वो कैसी इमेज चाहता है और उसके लिए वो जो है क्या एक्सपोजर होना चाहिए। तो एक्सपोजर को समझने के लिए हमने दो चीज़ें देखी कि एक्सपोजर जो होता है वो शटर स्पीड और एपर्चर। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्सपोजर इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एपर्चर एंड शटर स्पीड। और इसके बाद एक तीसरा एलिमेंट आता है, वो है ISO। ISO मतलब जो आपकी चिप है या आपका जो फ्रेम है, जो अगर आप फिल्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो सरफेस है इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, इसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो ये सेंसिटिविटी को नापने का एक पैमाना है। फिल्म के ज़माने में जो पैमाना था हमने उसी को जो है अपने डिजिटल में भी एडॉप्ट कर लिया है। उस नंबर को वैसे का वैसा हमने एडॉप्ट कर लिया है। तो जो फिल्म पे था वही सिस्टम जो है हमारे डिजिटल कैमरों में भी इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनली यूज्ड टू टेल द कैमरा द फिल्म स्पीड ऑफ द सेलेक्टेड फिल्म ऑन फिल्म कैमरा, उसको हम ISO स्पीड कहते थे। जो मॉडर्न डिजिटल कैमरा में कई बार उसको गेन कहा जाता है वीडियो कैमरों में, लेकिन अभी भी डिजिटल कैमरों में उसको ISO ही कहते हैं, ISO कैसे होता है ये हम अभी समझेंगे। द हायर द ISO नंबर द ग्रेटर द फिल्म सेंसिटिविटी टू लाइट, वेयर एज विथ अ लोअर ISO नंबर द फिल्म इज लेस सेंसिटिव टू लाइट। तो ये जो सेंसिटिविटी है वो नॉर्मली 100 से आगे तक होती है, और डिजिटल में तो ये बहुत आगे तक जा चुका है। 1,28,000 का सेंसिटिविटी है, ऑलमोस्ट डार्कनेस है। तो आइए आगे चलते हैं कि इसको कैसे। अब ये तीन चीज़ें आ गई, एपर्चर, शटर स्पीड मतलब विंडो की साइज़ और टाइम, और जिस पर आप फिल्म एक्सपोज कर रहे हैं, चित्र एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी अपनी सेंसिटिविटी। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जिससे जो है वो फोटोग्राफ पकड़ा जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर सो दैट हाईलाइट्स एंड शैडोज आर एक्सपोज्ड अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफर्स विश, कि आपको कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, कैसी लाइट आ रही है। तो वो जो स्टडी ऑफ लाइट है वो ही एक्चुअली फ़ोटोग्राफी है, कि एक पर्टिकुलर इवेंट को शूट करने के लिए आपने उसको कैसे लाइट किया हुआ है। जैसे हमारे स्टूडियो में इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ ये दो लाइटें हैं जो मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं और उसका एक शैडो क्रिएट हो रहा है। तो ये कैसा होना चाहिए, इसमें मेरी आँखों में के नीचे अंधेरा तो नहीं है, और बैकग्राउंड पे जो लाइट है वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, मेरा शैडो तो नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे फ़ोटोग्राफ के लिए, एक अच्छे उसके लिए तय की जाती है। और जो इसको ठीक से स्टडी करता है वो जो है अच्छा फोटोग्राफर माना जाता है। तो measurement of exposure so that highlights and shadows are exposed according to the photographer's wish. Many modern cameras meter and set exposure automatically. Before automatic exposure, correct exposure was accomplished with the use of separate light meter or by the photographer's knowledge and experience of gauging correct setting. तो ये जो है बाद में लाइट मीटर आ गया। तो लाइट मीटर से जो है हम लोग
लाइट नापते थे। टू ट्रांसलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इनटू अ यूजेबल अपर्चर एंड शटर स्पीड, मीटर नीड्स टू एडजस्ट फॉर सेंसिटिविटी। तो हमें वो मीटर में दिखाना पड़ता था कि कितना ISO है। अगर 100 है ISO तो शटर स्पीड कितना होगा, एपर्चर कितना होगा। अगर 200 है तो कैसे वो चेंज हो गया, 400 है तो कैसे चेंज होगा। दिस इज डन बाय द सेटिंग द फिल्म स्पीड और ISO सेंसिटिविटी इनटू द मीटर। तो ये जो है आजकल का जो आप मॉडर्न डिजिटल कैमरा जो आप यूज़ करते हैं उसमें भी ये आपने देखा होगा कि ये ISO सेटिंग होती है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ करता था वो फोटोग्राफी के ज़माने में। हमने फ़ोटोग्राफी की शुरुआत जो है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी से की थी। तो आपको कैसी तस्वीर चाहिए उस हिसाब से आपको इमेज बनानी होती थी, एक्सपोज करना होता था, करेक्ट एक्सपोजर हो। फिर डार्क रूम में वो फिल्म धुलती थी, फिर फिल्म धोने के बाद उसको सुखाया जाता था और फिर इनलार्जर में रख के हम जो है उसको प्रोजेक्ट करते थे। वो एक छोटा प्रोजेक्टर होता था और जितनी साइज़ का प्रिंट बनाना होता था उतनी साइज़ का प्रिंट बनाते थे। ये सारा प्रोसेस, फिल्म डेवलपिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट डार्कनेस में होता है और जो प्रिंट बनाने का काम होता था वो सेफ लाइट में होता था। तो एक लाल रंग की सेफ लाइट होती थी जिसमें जो है हम वो प्रिंट बनाया करते थे। और प्रिंट बनाने में जो मज़ा आता था दोस्तों वो तो डिजिटल में आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब हम पेपर केमिकल में डालते थे एक्सपोज करने के बाद और उसके बाद वो फोटोग्राफ धीरे धीरे उभरता था और उसी लाल लाइट में, उस सेफ लाइट में आपको तय करना पड़ता था कि ये फ़ोटोग्राफ एकदम करेक्टली एक्सपोज्ड है कि नहीं है। तो आँखों को इसलिए हम लोगों ने ट्रेंड किया था कि उस सेफ लाइट में, उस लाल लाइट में हम लोग देख पाएँ कि कैसा फ़ोटोग्राफ दिखना चाहिए। जब हम इसको बाहर जो है देखेंगे, पूरे प्रकाश में देखेंगे तो लगे कि हाँ ये फ़ोटोग्राफ एकदम ठीक है। तो फ़ोटोग्राफी सीखने के लगभग 10 साल के इस प्रोसेस में हमने इसको सीखा था और बाद में जिस तरह से फ़ोटोग्राफी चेंज हुई और अभी जो ये ज्ञान है इसके बिना जो है फ़ोटोग्राफी हो जाती है। आपके कैमरे इतने ऑटोमेटिक हैं कि वो खुद ही सब कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको ये सब सीखने की अब ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आज भी आप फ़ोटोग्राफी को प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको रखनी ही पड़ेगी। और इसके बाद आ गया डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के बाद उसकी साइज़ बढ़ी, उसके मेगापिक्सल आए। आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, क्या है, ये एक लंबी लड़ाई चली दोस्तों। लेकिन जो फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी है वो सिर्फ मेगापिक्सल पे नहीं चलती है। अगर आप ये वाला कैमरा देखें, अगर ये कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का है, तो भी जो क्वालिटी इस कैमरे की होगी वही क्वालिटी तो आपके मोबाइल के कैमरे की नहीं होगी। जब डिजिटल फ़ोटोग्राफी आई दोस्तों तो वाइट बैलेंस आया। इसके पहले ये वाइट बैलेंस नहीं था। फिल्म की फ़ोटोग्राफी में वाइट बैलेंस नहीं था। वाइट बैलेंस नॉर्मली 3 तरह का होता है। इसमें हमें आपको कैमरे को बताना पड़ता है, उस चिप को बताना पड़ता है कि जो सामने से लाइट आ रही है ये लाइट जो है वो किस रंग की है, इसमें वाइट कहाँ है। तो इसलिए उसको वाइट बैलेंस कहते हैं। अगर आप एकदम से जो है नीले प्रकाश में कैमरे को कहें कि यही वाइट है तो कैमरा उस ढंग से उसको कैलकुलेट कर देगा और आपकी फ़ोटोग्राफ अलग हो जाएगी। तो वाइट बैलेंस ज़्यादातर इन 3 तरह का होता है, डे लाइट, आर्टिफिशियल लाइट और ऑटो वाइट बैलेंस। ये 3 सेटिंग जो है आपको एक कैमरे में देखने को मिलेगी कि जो ऑटो वाइट बैलेंस है वो अगर डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों है तो वो उसके बीच में जो है करके वो डिसाइड कर लेता है। और आजकल जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कैमराज़ हैं, उनमें ये बहुत बढ़िया है तो हमको ज़्यादातर ये सीखने समझने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अगर वाइट बैलेंस ठीक नहीं होगा तो आपके मॉडल के कपड़ों का जो रंग है वो बदल जाएगा। तो दोस्तों फ़ोटोग्राफी है क्या? फ़ोटोग्राफी जो है वो कैसे सीखा जाए, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमने आज आपको बता दी।
और शायद आपको पता भी होगा, शायद आपने इसकी मास्टरी भी कर रखी होगी, लेकिन ये समझना और जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रोचक होता है कि कैसे ये कला विकसित हुई, ये आर्ट फॉर्म कैसे विकसित हुआ, और एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए, एक अच्छी तस्वीर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग ध्यान से देखें, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप कितने ध्यान से देखते हैं, जिसको सिंपली कहा जाता है कि अगर आप देख सकते हैं तो आप क्लिक भी कर सकते हैं। See and see and you will find more pictures to click. तो दोस्तों, ये हमने आपसे अपना इस विधा को समझने की, इस तकनीक को समझने की कोशिश की। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगले किसी ट्यूटोरियल में हम आगे की बात भी करेंगे। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, और अभी तक आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं इस पॉइंट तक, तब तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी बनता है ना। नमस्कार।